हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। तो क्लास 12th की जो जेनेटिक्स यूनिट हमारी चल रही थी उसमें हमने 4 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। आज ये 5वां वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग मेंडलिज्म वाला सेक्शन कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? मेंडलिज्म वाला सेक्शन। देखिए, हमको 3 सेक्शन कवर करना था। पूरे इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए हमें 3 सेक्शन कवर करना था। पहला सेक्शन था प्री मेंडलिज्म, दूसरा सेक्शन था मेंडलिज्म और तीसरा सेक्शन था पोस्ट मेंडलिज्म। ठीक है, मतलब कि मेंडल साहब के आने के पहले क्या विचारधारा थी किसी कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भेजने के लिए, उसके लिए हमने प्री मेंडलिज्म पढ़ा, जिसमें हमने थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पढ़ा, जो कि कहती थी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अगर कोई कैरेक्टर आता है तो पेरेंट्स से मिक्स होकर के आता है। ठीक है, आज हमको जो पढ़ना है वो पूरा सेक्शन मेंडलिज्म का है। और मेंडलिज्म में मैंने आपको एक कहानी पिछले क्लास में बता रखी है, लेक्चर नंबर 4 में। क्या कहानी थी? मेंडल साहब की पूरी कहानी। ठीक है, तो हम लोग मेंडलिज्म से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रीजन ऑफ हिडननेस ऑफ मेंडल, कि मेंडल साहब मतलब इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इतनी अच्छी खोज उन्होंने की, उसके बावजूद वो इतना दिन तक छुपे रह गए। मतलब उनके एक्सपेरिमेंट हाईलाइट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिए, मतलब पी प्लांट पे उन्होंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने पी प्लांट पर क्यों काम किया। ठीक है, उसके बाद जो कैरेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए वो कैसे थे, कितने थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ सीड्स शेप कैरेक्टर इज डेवलप, मतलब सीड के शेप का जो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर में से देखिए मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट को स्टडी करने के लिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। उनमें से एक कैरेक्टर सीड शेप का भी था। तो ये सीड शेप का जो कैरेक्टर है वो कैसे डेवलप होता है, मतलब सीड कैसे राउंड बनते हैं, कैसे रिंकल्ड बनते हैं, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देन मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस टेक्निक से किया था, कैसे किया था, उस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। मेंडल ने 3 काम किया था: सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट एंड देन सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को रब करते हैं और हम एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए जी, मेंडलिज्म वाला सेक्शन हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हमने पिछले क्लास में आपको मेंडल की स्टोरी तो बता दी, लेकिन उसमें जो जरूरी पॉइंट है वो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। ठीक है, मेंडल, इनका जो एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड 1856-57 से लेकर 1863-64 तक। ठीक है, ये इनका एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड था मेंडल साहब का। एनसीईआरटी कहती है 1856 से 1863, और जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो वो किताबें 1857 से 1864 बताती हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों को मिलाकर लिख दिया, 1856-57 से लेकर 1863-64 तक मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड था। 7 ईयर्स का ये माना जाता है। कितने का? 7 ईयर्स का। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, मेंडल साहब का जो फर्स्ट पब्लिकेशन था, जो फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? एनुअल हिस्ट्री एंड सॉरी, इसका नाम एनुअल हिस्ट्री नहीं था, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे मेंडल साहब का फर्स्ट जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हुआ था, कहा जाता है कि 1886 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद मेंडल साहब ने काम किया, वर्कड ऑन हर्मेशियम, जिसको हम लोग हॉकवीड भी बोलते हैं। ये बातें मैंने कल आपको बताई थी, लेकिन अच्छे से मैं लिखवा दे रहा हूँ, हर्मेशियम प्लस हनी बी, क्योंकि ये बातें आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं 12th और नीट वालों के लेवल पे। ठीक है, वर्क डन हर्मेशियम एंड हनी बी ऑन विच हिज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट लिखा है, ऑन विच इस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट could
नॉट बी ड्रॉन, मतलब इसमें उनका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हिज एक्सपेरिमेंट रिजल्ट कुड नॉट बी ड्रॉन और हिज एक्सपेरिमेंट फेल्ड। ऑन दीज प्लांट्स, ऑन दीज स्पीसीज, प्लांट्स नहीं स्पीसीज, एक स्पीसीज भी है ना इसमें से। चलिए ठीक है, एक काम तो ये था, हर्मेशियम और हनी बी पे उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद उनके काम की फिर से खोज हुई, ठीक है। इसके बाद मेंडल साहब छुप गए, जब उन्होंने हर्मेशियम और हनी बी पे अपना एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया तो फिर वो दब के रह गए, मतलब फिर उन्होंने सोचा लगता है तुक्के से आ गया था, फिर उन्होंने कभी भी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं अपने जीवन काल में, जितनी भी उनकी ज़िंदगी बची उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और उनका एक्सपेरिमेंट ऐसे ही एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी में, जो उनका एक पब्लिक जिसमें उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, वो भी दब के रह गया। उसके बाद इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेंडल साहब छुपे रह गए, ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट हाईलाइट नहीं हो पाया। फिर से उनके काम की रीडिस्कवरी हुई ना, कब हुई रीडिस्कवरी ऑफ हिज वर्क, ठीक है। 1900 में, अप्रॉक्स 1900 में तीन साइंटिस्ट आए, तीन साइंटिस्ट ने उनके काम का रीडिस्कवरी किया। ह्यूगो डी वेरीज और कार्ल कॉरेंस, देन टी आइजेमार्क। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके काम को क्या किया, रीडिस्कवर किया। आपसे पूछा जाएगा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क वाज डन बाय, तो ये तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू बेटसन साहब आए, इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने लॉज बना दिए, मेड लॉज बेस्ड ऑन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इन्होंने ही जेनेटिक्स जैसे टर्मों को दिया भी, ठीक है। इन्होंने लॉज बना दिए मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पर बेस, और इसीलिए और यहीं से मेंडल को देयरफॉर एंड हेंस मेंडल regarded as father of genetics। ये नीचे वाला अगर नहीं दिख रहा तो भी जेनेटिक्स लिखा है ना, मेंडल रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए, ये बातें हमको मेंडलिज्म में जाननी थी, और इतने बातें क्लास 11 12 दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कल हो सकता है कल वाले में मैंने थोड़ा अच्छे से ना लिख रखा हो, इसलिए मैंने आज फिर से इसको बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, पहला चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, इसको फटाक से उतार लेंगे। चलिए जी, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं रीजन ऑफ हिडननेस ऑफ मेंडल। आखिर मेंडल इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उनका काम छुपा क्यों रह गया, मेंडल का काम हाईलाइट क्यों नहीं हो पाया, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, रीजन ऑफ हिडननेस ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी वो छुपे क्यों रह गए। देखिए, सबसे पहला कारक था सोसाइटीज़। इन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन भी कर रखी थी, और इनका जो समाज था, दोनों बराबर जिम्मेदार हैं मेंडल के काम को छुपाने के लिए, या फिर मेंडल का काम इन्हीं की वजह से छुपा रह गया। देखिए, सोसाइटीज़ इनके बात को समझ ही नहीं पाई, जो ये समझाते थे वो कभी समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण बना इनकी सोसाइटीज़, ठीक है, जो इन्होंने ज्वाइन कर रखी थी। पहला सोसाइटी, और समाज भी नहीं समझ पाता था, ये लोगों को भी समझाते थे वो भी कुछ समझ नहीं पाते थे, ठीक है। जो दूसरा कारण बना वो मैथमेटिकल लॉजिस्टिक्स used to answer बायोलॉजी। मतलब इन्होंने बायोलॉजी में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अलग अलग प्लांट पे, वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था,
और उसमें इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ कर दिया था। अब ये लोगों को और समझ नहीं आ रहा कि भैया बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को, बायोलॉजी के आंसर को निकालने के लिए आप मैथमेटिक्स कैसे यूज कर सकते। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि जो लोगों ने इनकी बातों को नहीं माना और ये हाईलाइट नहीं हो पाया। ठीक है, तीसरा बड़ा कारण क्या था, बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे चार्ल्स डार्विन साहब, उनके पास भी गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान था जिसकी वजह से ये हाईलाइट नहीं हो पाए। अगर चार्ल्स डार्विन साहब ने चाहा होता तो वो इनके एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर देते और लोग इनकी बातों को मान लेते और इनका एक्सपेरिमेंट हाईलाइट हो जाता। तो हिज एक्सपेरिमेंट was disproved by higher scientists at that time. Higher scientists, उस जमाने के जो हायर साइंटिस्ट थे, माने जाने साइंटिस्ट थे, बाय हायर साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, उस जमाने के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी इनके एक्सपेरिमेंट को डिस्प्रूव कर दिया, जिसकी वजह से ये हाईलाइट नहीं हो पाया। ठीक है जी, तीसरा कारण, मेन कारण ये रहा। और चौथा कारण जो सबसे बड़ा कारण था, ही वर्कड ऑन हर्मेशियम, वर्कड ऑन प्लांट लाइक hermetium, on which worked on plant like hermetium which shows asexual reproduction, on which he failed, on which his experimental result क्या लिखूं, experiment failed। और एक बार आदमी अपना एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया, फिर वो हताश हो जाता है और फिर उसको अपने काम को पर ही डाउट होने लगता है, और फिर इसके बाद उन्होंने तो कभी ट्राई ही नहीं किया। मतलब जब वो फेल हो गए हर्मेशियम जैसे प्लांटों पर एक्सपेरिमेंट करके, तो वो उन्होंने फिर कभी ट्राई ही नहीं किया हाईलाइट होने का। ठीक है, ये मतलब हर्मेशियम प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था, तो जाहिर सी बात है उनका रिजल्ट नहीं आने वाला था कभी भी। ठीक है, तो ये मेन कारण रहे जिसकी वजह से मेंडल जो है वो छुपे रह गए। ठीक है, जिसमें से मैथमेटिकल लॉजिस्टिक वाला एक बहुत बड़ा कारण बनता है। चलिए ठीक है, इसको उतार लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किन किन चीजों का यूज किया था। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इन्होंने किस चीज का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? यूज्ड गार्डन पी, जो कि क्या नाम था उसका? पाइसम सटाइवम। ठीक है जी, गार्डन पी का यूज किया था। अब बात आती है कि इसी का यूज क्यों किया, वाई। ठीक है, वाई गार्डन पी वॉज यूज्ड। ठीक है, इसका क्या कारण था कि इन्होंने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब उसको देखते हैं, वाई में क्या कारण रहे, इसको देखिए जरा। जो सबसे पहली बात है जिसकी वजह से इन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट किया, वो ये था कि इट इज़ इजिली कल्टिवेबल, ये आसानी से उगाया जा सकता है। इट इज़ इजिली कल्टिवेबल, भैया बहुत आसानी से इसको उगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मेहनत वाला काम नहीं है। दूसरी बात, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, शॉर्ट लाइफ स्पैन, 2 से 3 महीने में ये उग भी जाती है और नई भी बोने लायक हो जाती है। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, 2 से 3 महीनों में ये उग जाती है और एक बार में बहुत सारी ऑफस्प्रिंग जनरेट करती है। मतलब 2 से 3 महीने में उग तो जाएगी ही, उसके साथ साथ बहुत सारी ऑफस्प्रिंग भी जनरेट करेगी, मतलब बहुत सारा मटर पैदा करेगी एक ही बार में। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जनरेट करती है। ठीक है जनाब। और एक कारण और रहा कि इसके पास कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे। जो मटर थी उसके पास
कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे। जैसे हर कैरेक्टर के दो मतलब एक ही कैरेक्टर के दो रूप इस मटर में देखने को मिलते थे। जैसे अगर हाइट की बात मैं करता हूँ, हाइट एक कैरेक्टर लेता हूँ तो उसके दो फॉर्म थे। मटर, छोटी भी मटर थी, मतलब छोटी मटर भी पेड़ों में देखने को मिलती थी और बड़ी मटर भी, टॉल भी देखने को मिलती थी और डॉर्फ भी। ठीक है, चलिए, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स भी इस प्लांट में पाए जा रहे थे। ठीक है, और भी कई कारण थे, जिसमें से पांचवा कारण ये था कि इट वॉज, जो ये मटर का पौधा था ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट था, मतलब खुद से सेल्फ पॉलिनेशन करता था। इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, पॉलिनेटिंग प्लांट। और जरा सोचिएगा, अगर मुझको होमोजाइगोसिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? होमोजाइगोसिटी बढ़ाने के लिए इनब्रीडिंग करना पड़ेगा, एक टाइप के मेंबर में ब्रीड करना पड़ेगा। और सेल्फिंग में होता क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही है उसी स्टिग्मा के, उसी फ्लावर के जो एंथर हैं वहीं से पॉलन रिलीज हो और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर रिलीज हो जाए, मतलब बाय से उसी प्लांट पे ही पॉलिनेशन हो जाए। तो इसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है जी, सेल्फ, उसी फ्लावर के स्टिग्मा से उसी फ्लावर के मतलब उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिनेशन हो जाए तो इसको क्या बोल देते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोल देते हैं। और सोच के देखिए, यही तो इनब्रीडिंग है, यही तो इनब्रीडिंग है। मतलब इनब्रीडिंग कराने के लिए हमको इसमें एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं करना, अपने मेहनत से इनब्रीडिंग नहीं कराना हमें, ये अपने आप, जो मटर का पौधा है वो अपने आप इनब्रीडिंग करेगा। ठीक है, और उसकी वजह से होमोजाइगोसिटी डेवलप होगी। मतलब अगर मुझको, मैंने क्या बोला था, होमोजाइगोसिटी डेवलप करवाना चाह रहे थे मेंडल, और होमोजाइगोसिटी डेवलप करवाने के लिए इनब्रीडिंग करवाना पड़ेगा, सेल्फिंग करवाना पड़ेगा, और मटर का पौधा तो खुद सेल्फ पॉलिनेशन करता है, खुद सेल्फिंग करता है, तो आसान हो गया हमारे लिए काम करना। हाँ, हम इसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। अगर मेरी ज़रूरत है कि मैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहूँ मटर के पौधे में, तो मैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कुड बी डन। ठीक है, अगर मेरी ज़रूरत है कि मैं इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के बजाय क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहूँ तो मैं इस पौधे में वो भी अपनी तरफ से करवा सकता हूँ। आर्टिफिशियली मतलब मैं करवा सकता हूँ, ये अपने आप तो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाऊँ तो भी मैं इस प्लांट में करवा सकता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वो 6 कारण है जिसकी वजह से मैंने मटर के पौधों को सेलेक्ट किया। मैंने नहीं, मतलब मेंडल साहब ने। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रब करता हूँ। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलिए जी, अब देखिए, अब जो मेंडल साहब थे उन्होंने 7 तरह के कैरेक्टर्स लिए पी प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए या फिर अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो अगली बात जो आती है वो है मेंडल हैव टेकन 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इससे पहले कि हम उनके एक्सपेरिमेंट को जाने, हम इन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स पर वो एक पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। ठीक है, तो वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिख देता हूँ, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर में जो सबसे पहला कैरेक्टर आता है वो है प्लांट हाइट, जो हम किसी दिन से बात कर रहे हैं, टॉल डॉर्फ, प्लांट हाइट का कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर आता है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर का कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर आता है फ्लावर पोजीशन, ये तीसरा कैरेक्टर है। और हर कैरेक्टर का अपना जीन होगा, हर कैरेक्टर का अपना अपना जीन होगा, और वो जीन कहाँ पर पाया जाएगा? डीएनए पे पाया जाएगा। मैंने तो ये बताया था डीएनए क्या है, जीन है क्या, डीएनए का सेगमेंट है, मतलब जीन कहाँ पाया जाएगा? डीएनए पे। और डीएनए कहाँ पाया जाएगा? क्रोमोसोम। इसका मतलब हर कैरेक्टर का अपना स्पेसिफिक जीन और स्पेसिफिक क्रोमोसोम होगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉड शेप।
पॉड मतलब फ्रूट होता है, पॉड शेप, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फ्रूट, पॉड का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। पांचवा करेक्टर है पॉड शेप, पॉड कलर, ठीक है। छठा सीड शेप और सीड कलर। ये 7 कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल साहब ने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा, इन कैरेक्टर्स के 2 डिफरेंट फॉर्म्स भी पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? 2 डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते थे। एक तो इसका डोमिनेंट फॉर्म था और एक इसका रेसेसिव फॉर्म था। कैरेक्टर के 2 डिफरेंट फॉर्म पाए जाते थे, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रेसेसिव फॉर्म। जैसे प्लांट हाइट का जो डोमिनेंट फॉर्म था, वो टॉल था, और जो उसका रेसेसिव फॉर्म था वो ड्वार्फ था, ठीक है जी। वैसे ही फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट फॉर्म था वो वायलेट था। वायलेट कलर का जो फ्लावर रहता था मटर के पौधों में वो डोमिनेंट रहते थे, ज़्यादा पाए जाते थे, ऑफन पाए जाते थे, डोमिनेंट होते थे। और जो डॉर्फ है वो वाइट कलर था, मतलब वाइट कलर का भी मटर का पौधे का फूल हुआ करता था, ठीक है। वैसे फ्लावर पोजीशन ले लेते हैं तो एक्सियली फ्लावर पाए जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, मान लीजिए ये पौधा उग रहा है, ठीक है। अब इस पे फ्लावर 2 तरफ से उग सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे उगें तब तो एक्सियल है, और एक फ्लावर जाके बीच में यहाँ पे उग जाए मेन टर्मिनल पे, जो मेन इसका स्टेम है जो लगातार ग्रोथ कर रही है, मतलब ऐसे इसमें फ्लावर लगते जा रहे हैं और ऐसे स्टेम ग्रोथ करती जा रही है, लेकिन इसके टर्मिनल पर ही फ्लावर लग गए और यहाँ पे आके स्टेम की ग्रोथ रुक जाती है। तो जब टर्मिनल पर एक्सिस पर, ये एक्सिस है, इस पे फ्लावर ग्लो हो रहे हैं इस तरफ और इस तरफ, तो एक्सियल फ्लावर्स का ग्रोथ है। और जब मेन इसके टर्मिनल पर ही फ्लावर लग जाए और स्टेम की ग्रोथ रुक जाए तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? टर्मिनल फ्लावर। तो फ्लावर पोजीशन एक्सियल भी हो सकती है, ज़्यादातर फ्लावर की पोजीशन क्या थी? एक्सियल, और कुछ फ्लावर की पोजीशन जो टर्मिनल थी, जिसको हमने कहा कि ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। वैसे पॉड शेप, फ्रूट का जो शेप है वो इनफ्लाटेड होता था, इनफ्लाटेड मतलब फूला हुआ। जो मटर का फली होता था, जैसे मटर के पौधे में जो मटर का फल होता है वो ग्रीन कलर का होता है और वो फूला हुआ होता है, ठीक है, फूला हुआ होता है, ठीक है। और कई बार वो कॉन्स्ट्रिक्टेड भी रहता है। कई बार आप देखे होंगे मटर की जो फली आती है वो मतलब चुचुकी होती है, उसको गाँव में बोलते हैं चुचुका। ये बड़ा एक फनी टाइप का शब्द लग रहा है चुचुका, लेकिन इसको ऐसे समझिए जैसे मटर की ये फली है तो ऐसे एक फली है जो एकदम बढ़िया से है, और दूसरी फली ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इन्फ्लाटेड है और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है। मतलब इसकी जो एपिडर्मिस, ये जो लेयर है वो दबी कुचली है, ठीक है। इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड। चलिए, पॉड कलर। अब देखिए, मटर के फली का 2 कलर हो सकता है, एक ग्रीन कलर की हो सकती है और एक येलो वाला रेसेसिव है, ग्रीन वाला डोमिनेंट है। सीड शेप, जो सीड हो सकता है वो राउंड का हो सकता है, मतलब राउंड उसका डोमिनेंट फॉर्म है, और रिंकल्ड, जैसे इसमें मैंने कहा एक एकदम फूला और एक चुचुका, वैसे इसमें भी रिंकल्ड, इसमें भी सेम कंडीशन है, ठीक है। चलिए, सीड कलर यहाँ पे देखिए, ग्रीन पॉड कलर मतलब जो फ्रूट का कलर था, मटर का जो फल था उसका कलर का अगर आप बात करेंगे तो ग्रीन डोमिनेंट था, लेकिन जो मटर के दाने हैं, दाने में डोमिनेंट कलर येलो है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। और जो दाने का जो रेसेसिव कलर है वो ग्रीन है। मैं मतलब मटर के फल में जो मटर है लगी अंदर, मटर के फली में जो अंदर मटर पाई जाती है उसमें येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रेसेसिव होता है, ठीक है। चलिए, ये आप लिख लीजिएगा। अभी इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि कोई भी, यूँ समझिए कि कोई भी कैरेक्टर अगर डेवलप होना है, कैरेक्टर तो कहाँ से डेवलप होगा? जो जीन होगा वही कैरेक्टर बनाएगा। मतलब अगर कैरेक्टर को बनाना है तो क्या चाहिए? जीन चाहिए। और जीन कहाँ प्रेजेंट होगा? जैसे कोई क्रोमोसोम है, उस पर क्या पाया जाएगा? उस पर जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए या फिर आरएनए। और अगर आप प्लांट्स की बात करें वहाँ भी डीएनए है। अब ये समझिए, ये डीएनए है, अब इसके अलग अलग सेगमेंट को हमने क्या बोल दिया है? जीन बोल दिया। तो जीन कहाँ पाया जाएगा? जीन क्रोमोसोम पर ही पाया जाएगा। इसका मतलब हर जीन का स्पेसिफिक क्रोमोसोम होगा। जो कैरेक्टर बनाने वाले जो जीन हैं उनका स्पेसिफिक क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब क्या है? प्लांट हाइट का भी जो जीन होगा वो भी किसी न किसी क्रोमोसोम पर पाया जा रहा होगा।
फ्लावर कलर का जो जीन होगा वो भी किसी ना किसी क्रोमोजोम पर पाया जा रहा होगा। हाँ, ऐसा सबका अपना अपना स्पेसिफिक क्रोमोजोम है। अच्छा एक बात बताइए, एक क्रोमोजोम पर एक से ज़्यादा जीन पाए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल पाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई क्रोमोजोम है, इसका ये डीएनए है, अब इसी डीएनए पर एक जीन, दो जीन, तीन जीन, चार जीन, पाँच जीन, बहुत सारे जीन पाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हाँ अब चलिए, मतलब आप ये समझ गए क्या कि एक क्रोमोजोम पर एक से ज़्यादा जीन भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीन पाए जा सकते हैं और हर कैरेक्टर का अपना जीन है। ठीक है, अब आइए मैं हर कैरेक्टर का अपना हर कैरेक्टर का जो जीन का जो क्रोमोजोम है वो लिख देता हूँ इधर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रोमोजोम नंबर। जैसे प्लांट हाइट का जो कैरेक्टर है, इसका जो जीन होगा वो किस क्रोमोजोम पर पाया जा रहा है उसको लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट, उसमें 2n बराबर 14 होता है। 2n बराबर क्या होता है? जैसे ह्यूमन में डिप्लॉयड सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं? 46। वैसे मटर के पौधों में डिप्लॉयड नंबर में 14 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब मतलब 14 में से ही कोई ना कोई इनका नंबर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जो ये फ्लावर कलर है ये फर्स्ट क्रोमोजोम पर पाया जाता है। अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, मैंने जैसे याद किया वैसे। उसके बाद फर्स्ट, लास्ट ये वाला जो है ये भी फर्स्ट क्रोमोजोम पर पाया जाता है, ये वाला 7th पर, ये वाला 5th पर, बाकी जितने बचे वो 4th। चलिए जी, अब देखिए हर क्रोमोजोम का हर जो कैरेक्टर है वो किस किस क्रोमोजोम नंबर पर पाया जा रहा है, मैंने आपको ये लिखा दिया है। और ज़रा ध्यान से देखिए, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट और ये जो पॉड शेप है, ये तीनों एक ही क्रोमोजोम पर पाए जा रहे हैं। इनका जो जीन है वो एक ही क्रोमोजोम पर पाया जा रहा है, क्रोमोजोम नंबर 4th। और मैंने आपको ये बताया कि एक ही क्रोमोजोम पर एक से ज़्यादा जीन पाए जा सकते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे एक ही क्रोमोजोम पर ये क्या है, एक से ज़्यादा जीन पाए आराम से जा सकते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, एक ही क्रोमोजोम पर एक से ज़्यादा जीन पाए जा सकते हैं। अज्यूम करिए ये क्रोमोजोम नंबर 4 है, क्रोमोजोम नंबर 4th था। अब इसी पे मान लीजिए प्लांट हाइट का जीन है, ये फ्लावर, ये किसका जीन है, और एक कौन सा था, फ्लावर पोजीशन का जीन है। और ये वाला कौन सा हो गया, यूँ समझ लीजिए ये वाला किसका जीन हो गया, पॉड शेप का जीन हो गया। ये पॉड शेप का हो गया, ये फ्लावर पोजीशन का जीन हो गया, और ये प्लांट हाइट का जीन हो गया। तो क्या एक क्रोमोजोम पर एक से ज़्यादा जीन पाए जा सकते हैं क्या? हाँ, पाए जा सकते हैं। और इसका खड़ा उदाहरण है मटर के पौधे में क्रोमोजोम नंबर 4th पर प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन और पॉड शेप तीनों का जीन पाया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब ये बात हम समझ गए, ये बात हम समझ गए। इसको आप उतार लीजिए एक बार, इसको उतार लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए रब करूँ मैं इसको। आइए, अब एक बात मैं समझ गया। अब एक चीज़ और आप ध्यान से देखिएगा, मटर के पौधे में जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए, उसके जीन केवल 4 ही क्रोमोजोम पर पाए जा रहे थे। और ये बात किसने बताया? एस ब्लिक्स्ट साहब ने ये बताया कि ऑल 7 कैरेक्टर्स selected by Mendel, all 7 characters gene were present on only 4 chromosomes. Only 4 chromosomes. जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे, उसको जीन केवल कितने में क्रोमोजोम्स पाए जा रहे थे? केवल 4 क्रोमोजोम पर। कौन कौन से? 1st, 4th, 5th और 7th। यही वो 4 क्रोमोजोम थे जिसपे 7 के 7 कैरेक्टर के जीन पाए जा रहे थे। अभी आपने देखा भी कैसे। ठीक है, चलिए इस बात को आप समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। यूँ समझिए कि ये डीएनए है, सॉरी ये क्रोमोजोम है, उस पर ये जेनेटिक मटेरियल है, उस पर ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और इसी जेनेटिक मटेरियल पर कोई एक जीन है। अब मैं आपको बताऊं, एक ही क्रोमोजोम पर मल्टीपल जीन पाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यूँ समझिए कि ये कोई एक जीन है। मैंने आपको क्या बताया, कोई जीन का काम क्या है? जीन का काम क्या है? कैरेक्टर को डेवलप करना।
करेक्टर को डेवलप करना। जैसे प्लांट हाइट का जो जीन है वो क्या डेवलप करेगा, हाइट के करेक्टर को डेवलप करेगा, चाहो टॉल बनाएगा चाहो डॉर बनाएगा, ठीक है। वैसे ही फ्लावर पोजीशन का जीन क्या बनाएगा, या तो फ्लावर एक्सियल बनाएगा या तो फ्लावर को टर्मिनल बनाएगा। मतलब जो जीन होगा, जिसका जीन होगा जिस करेक्टर का, उसी का करेक्टर बनाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही जीन एक से ज़्यादा करेक्टर बनाते हैं, एक ही जीन एक से ज़्यादा करेक्टर बनाते हैं, मोर देन वन करेक्टर। सोचिए ये जीन तो एक ही है ना, लेकिन ये क्या बना रहा है, एक से ज़्यादा करेक्टर, 3 करेक्टर बना रहा है। और ऐसे जीन को, दिस टाइप ऑफ जीन कोई हम लोग क्या एक नाम दे देते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन, ऐसे जीन जो एक से ज़्यादा करेक्टर बनाते हैं उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन का नाम दे देते हैं। और जो फ्लावर कलर का जीन था, किसमें, पी प्लांट में, वो प्लियोट्रॉपिक है। अब यहां पर सुनिएगा, जीन ऑफ फ्लावर कलर इन पी इज प्लियोट्रॉपिक, ठीक है जी। जीन ऑफ फ्लावर कलर इज प्लियोट्रॉपिक। अब ये समझिए कैसे प्लियोट्रॉपिक है, मतलब जो फ्लावर कलर का जीन है, फ्लावर कलर का जो जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर बना रहा है। वो एक कैरेक्टर तो बनाता है सीड कोट को कलर देने का काम करता है। उसका काम केवल फ्लावर को कलर देना नहीं है, सीड के कोट को भी कलर देना है, जो फ्लावर कलर का जीन है। और एक काम वो क्या करता है, रेड स्पॉट भी बना देता है कई बार। कहां पे, लीफ के एक्सिल में, इन लीफ एक्सिल, जो मटर में लीफ एक्सिल है उसमें रेड स्पॉट बनाने का भी काम करता है। और फ्लावर को कलर तो देता ही देता है। समझ गए। अब ऐसे आप लिख लेंगे अपने कॉपी में, पहले ये लिख लें उसके बाद ये लिख लें। अब देखिए फ्लावर का जो कलर का जो जीन है वो 3 काम कर रहा है। एक तो सीड कोट को कलर दे रहा है, दूसरा रेड स्पॉट बना रहा है लीफ के एक्सिल में, और तीसरा फ्लावर को भी कलर दे रहा है। तो एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, इसलिए ये जो जीन है वो क्या है, प्लियोट्रॉपिक है। क्या है, प्लियोट्रॉपिक। चलिए इस बात को फटाफट लिख लें, और मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। लिख लें ताकि मैं इसको मिटा सकूं। चलिए इसको रब करता हूं मैं। फटाफट आप करते जाएं ताकि मैं फटाफट आपको हर एक चीज़ समझाता जाऊं। आशा कर रहा हूं कि हर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो समझ में आई होगी। ठीक है जी। चलिए अब अपना अगला पॉइंट आता है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कितने कैरेक्टर्स लिए और उसमें से प्लियोट्रॉपिक जीन कौन से थे और कौन कौन से मतलब ऐसे भी कैरेक्टर्स थे जो एक ही क्रोमोसोम पर, जिनका जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाया जा रहा था। ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें से मैंने एक कैरेक्टर लिया था सीड शेप का। क्या लिया था, सीड शेप का, और उसमें 2 फॉर्म थे, राउंड एंड रिंकल्ड। ये 2 फॉर्म मैंने बताया आपको सीड शेप में, राउंड और रिंकल्ड। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे जो सीड शेप का जो जीन होता है वो राउंड और रिंकल्ड बनाता है। मतलब पूरा इसका वो जो फिजियोलॉजी होता है जीन का, कैसे वो काम करके राउंड बनाता है और रिंकल बनाता है, हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए तो मैं सीड शेप के जो जीन है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए सीड शेप का क्या है, जीन है। ठीक है। अब इस जीन के 2 फॉर्म हो सकते हैं जीन के, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म। जैसे हाइट के 2 फॉर्म थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हम जनरली बोलते हैं ये डोमिनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, रिसेसिव फॉर्म को। वैसे यहाँ पे भी हम क्या बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जीन के 2 फॉर्म थे सीड शेप के, एक डोमिनेंट वाला फॉर्म था और एक रिसेसिव वाला फॉर्म था। ठीक है। अब जो सीड शेप का जो डोमिनेंट वाला फॉर्म था वो एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है। मैंने आपको बताया था जीन क्या करेगा, अगर जीन को कैरेक्टर बनाना है तो वो एंजाइम बनाएगा, एंजाइम प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन से कैरेक्टर बनता है।
तो जीन का पहला काम क्या है, एंजाइम बनाना, और जीन डोमिनेंट था उसलिए उसने एक एंजाइम बनाया, फॉर्म्स एंजाइम कॉल्ड एज स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। क्या नाम है इसका, स्टार्च, यस, अरे यार, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। तो जो सीड सेप का डोमिनेंट जीन था उसने एक एंजाइम बनाया, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जबकि जो रेसेसिव जीन था उसने स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को नहीं बनाया, ठीक है। जो डोमिनेंट था उसने तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को बनाया, लेकिन रेसेसिव वाले ने इस एंजाइम को ही नहीं बनाया, ठीक है। अब देखिए ये एंजाइम एक काम करता है, वो क्या काम किया इसने, इस एंजाइम ने, दिस एंजाइम जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम था, SBE एंजाइम, SBE एंजाइम के कारण ही जो, अच्छा देखिएगा ध्यान से, इसने स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाया और इस स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के कारण यहाँ पे जो मटर के दाने होते हैं उसमें शुगर्स आती हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैं आपको ग्रीन पेन से बताऊँ, ये देखिए ग्रीन पेन से, ताकि तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लीजिए मटर की फली है, इस मटर की फली में, ये एक मटर की फली की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा जैसे मटर की फली तो ऐसे होती है ना, ऐसे, ठीक है, उसमें बहुत सारे मटर लगे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे मटर लगे हुए रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं इस एक मटर की बात कर रहा हूँ, इस एक मटर की, मैंने इसको निकाल लिया बाहर, एक मटर का दाना है ये, इसको बाहर निकाल लिया। अच्छा वो मटर का दाना कैसे बना होगा, उस मटर के दाने के अंदर भी तमाम सेल्स भरी गई होंगी, तभी तो वो मटर का दाना बना होगा। बाद में हमको ये दिखता है जो एक मटर का दाना, उसके अंदर तमाम सेल्स भरी होंगी, ठीक है। अब जो ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है, ये उस मटर के दाने के हर एक सेल पर काम करता है, जो मटर के दाने के अंदर एक एक सेल भरी गई है उस पर काम करता है। और कैसे काम करता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रोड्यूसेस स्टार्च शुगर इन सीड सेल्स, ये जो मटर के दाने थे इसमें, इन सीड के सेल्स में स्टार्च शुगर को भरने का काम किसने किया, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ने ये काम कर दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, जिसके अंदर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम था उसने क्या बना दिया, स्टार्च शुगर बना दिया, और ये स्टार्च शुगर किसमें भर गई, मटर के दानों में भर गई। मटर के दानों की जो सेल्स थी, ये जो छोटी छोटी सेल्स थी, इसमें क्या भर गया, इसमें स्टार्च शुगर भर गया। एंड जो स्टार्च शुगर होती है वो कैसी होती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सॉलिड फॉर्म में रहती है। स्टार्च शुगर जो बनती है इसमें, वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। अब जरा सोचिएगा, मटर के दानों के अंदर क्या भरा जा चुका है, सॉलिड कंटेंट भरा जा चुका है। अगर सॉलिड कंटेंट भरा होगा तो ये कैसे बने होंगे, ये सॉलिड बनेंगे, एकदम सॉलिड, ठोस बनेंगे, एकदम ठोस बनेंगे, ठीक है, ऐसे ठोस, इनमें कोई गैपिंग नहीं होगी, ठोस बनेंगे। जरा सोचिए ध्यान से, ऐसे ही होगा। एक एक सेल, जो मटर के एक दाने के अंदर सेल बन रही है वो कैसी बन रही है, एकदम ठोस बन रही है, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड शुगर भरी जा चुकी है, ठीक है। इसकी वजह से जो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, OP, वो फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब ये एक एक सॉलिड सेल्स बन गई, मटर के एक दाने की बात मैं कर रहा हूँ, सॉलिड सेल्स, एकदम सॉलिड पैकिंग वाली सेल्स, ऐसे मटर के दानों के अंदर ऐसे सॉलिड सेल्स भरी जा चुकी हैं, एकदम सॉलिड। अब इसी की वजह से जो इस मटर के दाने की आउटर लेयर बनती है वो एकदम फिक्स्ड बनती है, ऐसे एकदम सटी, इसको गैपिंग ही नहीं मिल रही कि ये अंदर की तरफ धस जाए, इसको कोई गैपिंग नहीं मिली कि अंदर की तरफ धस जाए। यहाँ पर भी आप जो गैपिंग है वो भी भरी है सॉलिड सेल की वजह से। इसी की वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, OP इज कांस्टेंट। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड शुगर है, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए जो इसकी आउटर लेयर होगी मटर की दाने की, वो धस नहीं पाएगी अंदर, क्योंकि प्रेशर फिक्स्ड है। इसी वजह से जब ये आउटर लेयर, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, अगर ये फिक्स रहेगी, तो जो मटर का आउटर लेयर है वो एकदम फिक्स रहेगा और वो चुचकेगा नहीं, दबेगा नहीं। अगर वो दबेगा नहीं तो इसी के कारण राउंड सीड्स मिलेंगे हमको। क्या मिलेंगे,
राउंड सीड्स मिलेंगे। समझे गुरु कि राउंड सीड्स कैसे मिलते हैं? एकदम गोले, एकदम गोल सीड जिसमें कोई दबा कुचलापन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो सेल्स बनी मटर की वो एकदम इसके एपिडर्मिस को एकदम सॉलिड फॉर्म में अंदर से दबा के रखी है, प्रेशर फिक्स रखी है, बाहर से कोई दबने वबने का चांस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर फिक्स है इसका इन मटर के दाने के अंदर जो सेल्स हैं। ठीक है, ऐसे आप पूरे में बना लेंगे यहाँ 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 यहाँ, जिसकी वजह से आउटर लेयर क्या हो गई? एकदम स्ट्रेट हो गई, एकदम फिक्स हो गई राउंड फॉर्म में। इसीलिए इसने कैसा सीड बनाया? राउंड सीड बनाया। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, जिसने स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाया ही नहीं। जब इसने स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बनाया तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में यहां पर भी शुगर बनी, लेकिन यहां पर स्टार्च शुगर नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज शुगर। यहां पर ग्लूकोज शुगर बनी। यहां पर क्या से शुगर बनी? ग्लूकोज शुगर बनी। ठीक है जी, और ये शुगर लिक्विड फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ओपी ऑफ सेल्स, मैं कौन सी सेल्स की बात कर रहा हूं? सीड के अंदर जो सेल है, एक दाने के अंदर, मटर के एक दाने के अंदर जो सेल है उसका ओपी वेरिएबल हो जाता है, फिक्स नहीं रह पाता है। अगर उसका ओपी वेरिएबल हो गया तब क्या होगा? जरा देखिएगा, जब प्रेशर वेरिएबल हो गया, अगर प्रेशर वेरिएबल हो गया तो मान लीजिए ये मटर के एक दाने की मैं बात करूं, उस एक दाने की ये एक सेल है, ये तो ऐसे थी, प्रेशर वेरिएबल होने की वजह से दूसरी सेल अंदर की तरफ दब गई, तीसरी सेल फिर बाहर की तरफ उभर गई, चौथी सेल फिर अंदर की तरफ दब गई, पांचवी सेल और अंदर की तरफ दब गई। ऐसे मटर के एक दाने के अंदर जो सेल्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारी सेल्स होंगी, हजारों लाखों करोड़ों सेल्स होंगी उस एक दाने के अंदर, ऐसी बात करता हूँ। जरा देखिएगा अब उसकी सेल्स कैसे डेवलप हो रही हैं? ऐसे डेवलप हो रही हैं, और जब ऐसे डेवलप होंगी तो उसका जो एपिडर्मिस होगा वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा, देख रहे हैं? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और इसी के कारण जो मटर का ये वाला दाना होगा वो राउंड तो उसका जो आउटर लेयर होगा एपिडर्मिस वो दबा चुचका होगा, और इसीलिए ये जो सीड्स बनेगा, ये जो सीड बनेगा, ये कैसा सीड बनेगा? रिंकल्ड सीड विल बी फॉर्म्ड। कैसा सीड बनेगा? रिंकल्ड सीड्स। रिंकल सीड्स आर, ठीक है जनाब, ऐसे ही रिंकल्ड सीड बन जाते हैं। चलिए, ये सीड से मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि कैसे सीड शेप में राउंड सीड बनते हैं और कैसे सीड शेप में रिंकल्ड सीड बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट ताकि हम अगले पॉइंट पर बढ़ सकें। मैं इसको रब करूं? चलिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कैसे राउंड सीड बना है और कैसे रिंकल्ड सीड बना है। चलिए, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कैसी कैसी टेक्निक्स उन्होंने यूज की, और यहीं से हमारा मेन सेगमेंट चालू हो रहा है मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स का। जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए, कैसे उन्होंने मिक्स किया, कैसे उन्होंने नई ऑफस्प्रिंग बनाई, कैसे फिर उनको क्रॉस करा के नई ऑफस्प्रिंग बनाई, हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू होने वाला है मेंडल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको बताऊं। देखिए, मेंडल ने क्या किया? सबसे पहली बात, अब इसमें 3 प्रोसेस मेंडल ने किया, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूं, नहीं तो मैं बताने लगूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। देखिए, पहले पॉइंट में अगर मेंडल ने कुछ किया तो वो क्या किया? सिलेक्शन किया। एक एक पॉइंट को मैं लिखता चलता हूं, उसको समझाता चलता हूं। सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। ठीक है, मेंडल ने सबसे पहला काम किया प्योर पेरेंट का सिलेक्शन। मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है, उस खेत में मटर का पौधा लगा हुआ है पहले से। ठीक है, अब मेंडल ने जब देखा तो उसमें लंबे पौधे भी हैं, छोटे पौधे भी हैं, ऐसे पौधे भी मटर के हैं जिसमें सफ़ेद फूल लगा है, ऐसे पौधे भी मटर के हैं जिसमें वायलेट कलर का फूल है। मतलब सब एक दूसरे में मिक्सड हैं, कोई उसमें अलग थलग नहीं है, सब एक तरफ मिक्स हैं। ठीक है, उसमें लंबे कद वाले पौधे भी हैं, छोटे कद वाले पौधे भी हैं। उसके साथ साथ व्हाइट कलर का फूल तो है ही, वायलेट कलर का भी फूल वाला पौधा है। सॉरी, इस केस में जब इस खेत को मेंडल ने देखा तो उसमें बहुत हेट्रोजाइगसिटी थी।
क्या थी, हेट्रोजाइगोसिटी थी, सब एक दूसरे में मिक्स हुए पड़े थे। मेंडल साहब क्या चाहते थे कि मैं ऐसा खेत बनाऊं जिसमें अगर टॉल प्लांट हैं तो सिर्फ टॉल ही रहें, डॉर्फ प्लांट हैं तो सिर्फ डॉर्फ ही रहें, व्हाइट फ्लावर हैं तो फिर सिर्फ व्हाइट फ्लावर वाले ही इसमें प्रेजेंट रहें, और अगर वायलेट फ्लावर वाले हैं तो सिर्फ कौन से फ्लावर वाले रहें इसमें, वायलेट फ्लावर वाले ही इसमें मौजूद रहें। ठीक है जी, तो यही मेंडल का सोच था, यही। और इससे क्या वो चाहते थे, इससे वो होमोजाइगोसिटी मेंटेन करना चाहते थे, होमोजाइगोसिटी। ये होमोजाइगस दिख रहा है, होमोजाइगस का मतलब एक जैसे लोग एक साथ हैं। यहाँ पे टॉल है तो टॉल ही है, डॉर्फ है तो डॉर्फ ही है, व्हाइट कलर के फ्लावर हैं तो व्हाइट कलर के ही है, वायलेट कलर के फ्लावर हैं तो वायलेट कलर के हैं। मेंडल ये चाह रहे थे, और इसी को बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। मतलब वो ऐसे पेड़ पहले बनाना चाह रहे थे जिसमें अगर टॉलनेस का जीन है तो वो सिर्फ टॉलनेस का ही रहे, मतलब वो प्योर जीन बनाना चाह रहे थे। ये वाला देखिए, टॉल तो दो होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों टॉल होते हैं। लेकिन वो क्या चाह रहे थे, वो ऐसा मतलब पेड़ बनाना चाह रहे थे जिसमें वो केवल इस टाइप के जीन चाह रहे हैं, इसीलिए वो बार बार ऐसा काम कर रहे थे। और इसके लिए उन्होंने क्या करना, उसके लिए उनको क्या करना पड़ा, ये समझिएगा जरा। मान लीजिए वो मार्केट से क्या खरीद के लाए, मटर का दाना खरीद के लाए, अपने खेतों में बो दिए। अब उसमें से कुछ मटर के पौधे लंबे हो गए और कुछ मटर के पौधे छोटे हो गए। अब उन्होंने क्या काम किया, जो खेत में से छोटे मटर के पौधे थे उनको उखाड़ा और फेंक दिया। ठीक है, अब जो लंबे मटर के पौधे, अब खेत में क्या बच गए, केवल लंबे मटर के पौधे बच गए। अब उन्होंने उस लंबे मटर के पौधों से वो जो उनका मटर निकला होगा, जो उसमें से सीड्स बने होंगे, मटर के दाने बने होंगे, उन मटर के दानों को निकाला और फिर दूसरे खेत में बोया। जब दूसरे खेत में बोया तो जो लंबे पौधों से मटर के दाने आए थे उनसे भी कुछ छोटे पौधे मिल गए, मतलब लंबे तो बने ही, उसके साथ साथ कुछ छोटे पौधे भी आ गए। अब उन्होंने सोचा कि केवल लंबे में से जब मैंने दानों को निकाला है तो छोटे क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर से क्या किया, छोटों को उखाड़ा और बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब फिर क्या बच गए दूसरे प्रोसेस में, अब फिर से लंबे पौधे बच गए और उन्होंने छोटे को उखाड़ के फेंक दिया। अब उन लंबे पौधों से उन्होंने फिर मटर के दानों को लिया और फिर बोया। तो जब फिर बोया तो क्या देखा कि मटर के दाने में जो मटर के दाने लंबे पौधों से आए थे उसमें मटर मतलब लंबे वाले पौधे तो हैं ही, लेकिन छोटे भी हैं, लेकिन पहले से कम छोटे बचे हैं। जितना पहली बार में छोटा आया था मटर के दाने को बोने में, उसमें से छोटे इस बार भी आए हैं। मतलब लंबे पौधे तो बने ही हैं, छोटे भी बने, लेकिन पहले से कम छोटे पौधे मिले हैं इस बार। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, फिर जो छोटे पौधे थे उनको फिर उखाड़ के फेंक दिया। अब केवल क्या बच गए, फिर लंबे पौधे बच गए। उनमें से फिर मटर के दानों को लिया, फिर बोया, और अब धीरे धीरे वो क्या करते जा रहे हैं, छोटे पौधों को हटाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि उनको उस खेत में केवल लंबे मटर के पौधे मिले। यही काम है लंबे। इससे उन्होंने क्या, मेन कैपिटल टी जो जीन था उन्होंने आइसोलेट करवा लिया। कैसे, कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन से, लगातार सेलेक्ट कर रहे हैं। बड़ों को निकालते जा रहे हैं एक तरफ, छोटे को फेंकते जा रहे हैं, बड़ों को निकालते जा रहे हैं, छोटे को फेंकते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे उन्होंने किया, ऐसे उन्होंने छोटे वालों के लिए भी किया, ऐसे सफ़ेद फूल के लिए भी, ऐसे वायलेट फूल के लिए भी। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट किया। ठीक है जी, चलिए, पहला काम उन्होंने ये किया। दूसरा काम उन्होंने किया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट। अब ये क्या होता है मैं भी आपको बताता हूं, पहले मैं सब काम तो बता दूं कि उन्होंने किया क्या क्या। और जो तीसरा काम उन्होंने किया वो किया, जो हाइब्रिडाइजेशन प्योर पेरेंट से क्या बनाया उन्होंने, एक हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बनाई। हाइब्रिडाइजेशन करवाया दोनों प्योर पेरेंट का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्योर पेरेंट सिलेक्शन करने का मतलब उन्होंने, जैसे टॉलनेस की बात मैं करूँ तो कैपिटल टी वाले पेरेंट को निकाल लिया अलग, स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले प्लांट को निकाल लिया अलग। अब ये प्लांट्स क्या बन चुके हैं, प्योर बन चुके हैं, और इन्हीं का क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। अब जो दो अलग अलग प्लांट थे जिनमें मतलब प्योरिटी वाले जीन्स पाए जा रहे थे, उनको क्या किया, उनको मिक्स करवाया, और इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट। जो प्योर पेरेंट्स थे कैपिटल टी वाले, स्मॉल टी वाले, उनको मिक्स किया, और उनका मिक्सिंग को ही हाइब्रिडाइजेशन बोला। और इससे जो ऑफस्प्रिंग जनरेट हुई होगी उसको हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो क्या जनरेट किया उन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन करवाया प्योर पेरेंट का, और क्या जनरेट किया, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जनरेट की, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जनरेट की। ठीक है जी। और तीसरा काम जो उन्होंने किया, सेल्फिंग करवाया, सेल्फिंग ऑफ
हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, जो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग थे उसकी सेल्फिंग करवाई। अब जैसे बताता हूं मैं आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब उन्होंने क्रॉस किया होगा तो क्रॉस क्या क्या रिजल्ट आता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, भी आगे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी ये बने हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब ऐसे ही सेम एक प्लांट में उन्होंने और क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, उससे भी बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो प्योर पेरेंट के क्रॉस करवाने से दो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स आई हैं उनको एक साथ क्रॉस करवा दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब एक ही टाइप के कैरेक्टर वाले दो प्लांट्स का उन्होंने क्या करवाया, सेल्फिंग करवाया। और एक बात बताइए, दो सेम टाइप के जीन से क्रॉस करवाना क्या बहुत मुश्किल था क्या मटर के पौधे में? नहीं, क्योंकि मटर का पौधा तो खुद सेल्फ पॉलिनेशन था, उसको तो दूसरा पौधा ढूंढने की भी जरूरत नहीं, दूसरा मतलब दूसरा किसी जीन को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो खुद अपने ही फूल से सेल्फ पॉलिनेशन करवा लेता है। तो हमको मटर में यही आसानी थी, हमको क्रॉस पॉलिनेशन तो अपने दम पे करवाना था, लेकिन मटर पौधा ये जो सेल्फिंग वाला काम था वो अपने आप कर लेता था, ठीक है जी। तो तीसरा काम उन्होंने ये किया। अब मैं काम आपको एक एक पता चल चुका है, अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ इन तीनों कामों को कि कौन कौन सा काम क्या क्या था। ओवरव्यू ये हो गया कि तीन काम मेंडल ने किए, इसमें से मैं सबसे पहला काम लिखता हूँ, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करता हूँ। चलिए, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट डन बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। क्या उन्होंने कोई सेल्फिंग करवाई थी क्या? नहीं, मटर के पौधे अपने आप सेल्फिंग करके क्या बनाते थे, सीड्स बनाते थे, और उनको वो बो देते थे, उसमें से जो उनको लगता था कि छांटने के लायक हैं उनको वो छांट के फेंक देते थे, सेलेक्ट कर देते थे। तो डन बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन, ठीक है जी। प्योर पेरेंट्स को कैसे बनाया? कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन से उन्होंने प्योर पेरेंट्स को जनरेट कर लिया। एंड obtained true breeding variety of plants, true breeding varieties of plants, for example कैपिटल टी स्मॉल टी। खैर उनको ये पता नहीं था कि ये कैपिटल टी बन रहा है स्मॉल टी, क्योंकि वो तो फिनोटाइप देख रहे थे, पेड़ को उगा रहे थे, बाहर से देख रहे थे। और अच्छा देखिएगा, इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो कैसे, जरा यहाँ पे देखिएगा, मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे। अब उन्होंने क्या काम किया, मान लो एक खेत है उनका, ठीक है। अब इस खेत को 7 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में बांट दिया। और इस हिस्से में उनको केवल टॉल प्लांट लगाया और इस हिस्सों में केवल डॉर्फ प्लांट। और ये कैसे कर पाए होंगे मेंडल? कंटिन्यूअस सेल्फिंग और सिलेक्शन से। पी प्लांट की सेल्फिंग अपने आप कर रहा था, जब नई जनरेशन बनती थी उसमें से जो उनको उखाड़ के फेंकना रहता था वो फेंक देते थे। बाकी दूसरी तरफ वाले में भी यही करते थे, टॉल वाले में भी यही किया, डॉर्फ वाले में भी ऐसे किया। ऐसे ही वॉयलेट कलर का फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर में भी यही किया। और मतलब सिमिलर टाइप के जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए और ऐसे ही उन्होंने क्या बना लिया, 14, देखिए 7 ये और 7 ये, टोटल कितना बनाया? डन बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन और ऑबिटेंड। अब यहां पे मैं एक चीज और लिख रहा हूं, 14 टू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स, 14 टू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ पी प्लांट में लिख देता हूं। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? 7 इधर से ट्रू ब्रीडिंग और 7 इधर से ट्रू ब्रीडिंग निकाल लिया, ठीक है जी। चलिए, पहला पॉइंट आप ऐसे उतार लेंगे, ऐसे के ऐसे। चलिए, सेकंड पॉइंट में आप समझाने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। सेकंड पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। सेकंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट। जो प्योर पेरेंट उन्होंने जनरेट किया उसका हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, पहले मैं मटर को आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मटर का कोई पौधा है, ठीक है। अब मटर का पौधा बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही प्लांट में यूँ समझिए, उसके जो फूल हैं, फूल उसी में स्टेमेन भी होगा और उसी में ये स्टिग्मा भी होगा,
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसका फिलामेंट, ये एंथर। अब इसी एंथर में है पॉलन ग्रेन, इसी एंथर में है पॉलन ग्रेन। ये मैंने ये फूल दिखाए, जैसे मान लीजिए कोई मटर का पौधा था उसमें ये फूल लगा है, ठीक है। अब सोचिए ये क्या करता है, खुद से सेल्फ पॉलिनेशन करवाता है। अब उसी मटर के, एक ही मटर के पौधे में यहाँ पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब मेल पार्ट के से क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन निकलेगा, इस एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा, इस ये जो स्टेमेन था उसके ये एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और उसी के स्टिग्मा पे जाकर फ्यूज हो जाएगा और क्या करवा लेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करवा लेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करवा लेगा, ठीक है। मतलब मटर के पौधे बाइसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर उसमें रहता है और अपने आप क्या करते रहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हैं, ठीक है। अब हमको करवाना क्या था, हमने प्योर पेरेंट बनवा लिया है, मेंडल ने क्या किया, प्योर पेरेंट बनवा लिया, टॉल बना लिया, एक तरफ टॉल एक तरफ डॉर्फ। अब वो क्या करवाना चाहते हैं, अब वो हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं। किसके किसके बीच में, जो दो प्योर पेरेंट उन्होंने लिए थे उसके इसके बीच में, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग ये वाला काम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब चलिए, अब इसके लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो क्या किया, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टैगिंग टेक्निक अपनाई। अब देखिए हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट को, प्योर पेरेंट का हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए उनको क्या करना पड़ा, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टैगिंग टेक्निक का यूज करना पड़ा। अब ये टेक्निक क्या है इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए जैसे मेंडल ने क्या काम किया, ये मटर का एक पौधा लिया, इसके पास ये क्या है, स्टेमेंस है जिसमें एंथर और फिलामेंट है, और ये रहा फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। मैं इसको बहुत रफली बना रहा हूं आपको बस समझाने के लिए। अब जैसे मान लिए ये कैपिटल टी का फ्लावर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसके बगल में ये क्या चाह रहे हैं, कैपिटल टी किससे क्रॉस करे, स्मॉल टी से क्रॉस करे, क्योंकि यही दो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज है, प्योर है एकदम, ठीक है। इनमें कोई कंटामिनेशन नहीं। प्योर होने का मतलब क्या है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी देखिए ये कंटामिनेटेड है, इसमें कैपिटल टी जीन भी है, स्मॉल टी जीन भी है, मिक्स्ड जीन्स है, कंटामिनेटेड जीन्स है। प्योर कब होंगे, जब कैपिटल टी एक साथ रहे या फिर स्मॉल टी एक साथ रहे। तो वही मैं कह रहा हूं, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, प्योर पेरेंट्स को जनरेट किया। कैसे जनरेट किया, कंटिन्यूअस सेल्फिंग और सिलेक्शन से। अब मान लीजिए प्योर कैपिटल टी का फ्लावर था जो कि कैसा है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब इन्होंने इसके बगल में एक स्मॉल टी वाला फ्लावर लाके उगा दिया। क्यों, क्योंकि ये अब क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं। पहले इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी को अलग किया, स्मॉल टी को अलग किया, लेकिन जब ये ऐसा करने में पूरा सफल हो गए उसके बाद इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाने को सोचा कि कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करवा के देखते हैं क्या बनता है। तो इन्होंने एक छोटा सा दूसरा पौधा लिया, स्मॉल टी जीन का, मतलब जिसके जो खुद उनको जीन नहीं पता था, उनको जीन के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने एक टॉल पौधा उठाया, एक डॉर्फ पौधा उठाया, ठीक है। एक टॉल पौधा उठाया और एक डॉर्फ पौधा उठाया, ठीक है। अब यूं समझिए, अब मैं क्या चाह रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाह रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इसके स्टिग्मा से, इसके एंथर से इसी के स्टिग्मा पर अगर फ्यूजन हुआ तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। अब ये सोचिए, अगर मैंने यहां पे ला दिया एक टॉल प्लांट और यहां पे ला दिया एक डॉर्फ प्लांट, दोनों आजू बाजू में है। अब आजू बाजू में क्या है, तो इसका जो फूल है, फूल उसमें जो एंथर है, जब वो एंथर फटेगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। अब पॉलन ग्रेन तो उड़ेंगे, अब उड़ के जरूरी थोड़ी है कि वो इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर जाएं। अगर बगल में स्मॉल टी वाला है तो इसके एंथर से उड़ के इसके स्टिग्मा पर भी तो जा सकते हैं। और यही क्या है, यही है क्रॉस पॉलिनेशन, और यही हाइब्रिडाइजेशन मेंडल दूसरे स्टेप में करवा रहे हैं। अच्छा एक बात सोचिए, अच्छा अगर मैं क्या चाह रहा हूं, हाइब्रिड सीड्स मिले, मुझको क्या मिले, कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करके हाइब्रिड सीड्स मिले। अब देखिए, या तो इसके एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकले हैं वो इसके स्टिग्मा पर जाके फ्यूज हो जाए, या तो इसके एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकले हैं वो इसके स्टिग्मा पर जाके फ्यूज हो जाए।
तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो मान लीजिए अगर इसके एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर फ्यूज हो जाएं, उसके बाद जो सीड बनेगा वो हाइब्रिड सीड बनेगा, क्योंकि इस दोनों दो अलग अलग टाइप के प्लांट से आए हैं, तो वो हाइब्रिड सीड बनेगा। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, जरा सोचिए ध्यान से, मैंने अगर ये हाइब्रिड सीड बना, मैंने ये हाइब्रिड सीड निकाला और इसको उगा के एक नया प्लांट बना लिया। ठीक है, ठीक है जी। अब ये हाइब्रिड सीड मैं इससे भी पा सकता हूँ और इससे भी पा सकता हूँ। मान लीजिए मुझको इससे हाइब्रिड सीड पाना था, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता ये कैसा सीड बना रहा है। अब जरा देखिएगा, अगर ये इससे मुझको क्या चाहिए, हाइब्रिड सीड चाहिए, तो इससे तो क्या चाहिए, इससे मुझे चाहिए क्या, जरा सोच के देखिएगा। अब इससे हाइब्रिड सीड चाहिए तो सीड कौन बनाएगा, सीड तो बनाएगा फीमेल पार्ट, मतलब इसके पास फीमेल पार्ट होना नेसेसिटी है। इसके पास जिससे मुझे सीड चाहिए उसके पास फीमेल पार्ट होना नेसेसिटी है, क्योंकि वही तो सीड बनाएगा। अब देखिए, अगर इसके पास फीमेल पार्ट होना नेसेसिटी है तो मुझे पॉलन ग्रेन कहाँ से चाहिए, बगल वाले पेड़ से चाहिए, इस वाले पेड़ से चाहिए। यहां से पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा कहाँ पे, इसके स्टिग्मा पर, और क्या बनेगा, हाइब्रिड सीड बनेगा, और वो हाइब्रिड सीड मैं ग्रो करा दूंगा और अपना काम कर लूंगा। लेकिन एक बात सोचिएगा, अगर यहां से पॉलन ग्रेन उड़ के इस पे आ सकता है तो पॉलन ग्रेन तो यहां से भी उड़ के इस पे आ सकता है, और क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू ही सीड मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाह रहा हूं तो उस पेड़ पे तो सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, जिस पेड़ से मुझको हाइब्रिड सीड चाहिए था उस पेड़ में तो सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। मुझको कैसे पता चलेगा कि ये सीड हाइब्रिड वाला है कि सेल्फ पॉलिनेशन वाला है, मुझको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनली तो बनेगा सीड, और सीड देख के कोई थोड़ी बता पाएगा कि ये हाइब्रिड वाला का सीड है या फिर सेल्फ पॉलिनेशन वाले का सीड है, मैं थोड़ी बता पाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझको मेरी ये जरूरत है, मेरी ये नेसेसिटी है कि यहां से मुझको क्या चाहिए, यहां से मुझको पॉलन चाहिए, और यहां से मुझको क्या चाहिए, यहां से मुझको स्टिग्मा चाहिए, बस इसी के लिए मैं उसको ये उड़ाना पड़ेगा, ये जो मेल पार्ट है इस वाले पेड़ का उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका मेल पार्ट नहीं उड़ा तो वो इसी के इतने दूर से पॉलन आए वो तो बहुत दूर की बात है, पहले इसी का पॉलन इसी के स्टिग्मा पे गिर जाएगा, ज्यादा होने के चांसेस तो यही है। इतने दूर से पॉलन उड़ के आए और इसके स्टिग्मा पर गिरे, उससे आसान काम तो यही है कि इसी के स्टिग्मा से इसी के स्टाइल पे गिर जाए, इसी के स्टेमन से इसी के स्टिग्मा पर गिर जाए। समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि अब मुझको एक पेड़ का, जिस पेड़ से मुझको सीड चाहिए उसके मेल पार्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेल पार्ट को नहीं हटाओगे तब तो भाई साहब तुम क्रॉस पॉलिनेशन करवा ही नहीं पाओगे। ठीक है, और इसी मेल पार्ट के हटाने के प्रोसेस को हम लोग एक नाम दे देते हैं इमैस्कुलेशन। क्या नाम दे देते हैं, इमैस्कुलेशन। और ये मेल पार्ट ऐसा नहीं है जब बन जाएगा तब हटाएंगे, जैसे ही हमने देखा फूल अभी कली है, अभी ग्रो कर रहा है, जैसे ही फूल अभी कली है, ग्रो कर रहा है, मैच्योर नहीं हुआ, इमैच्योर स्टेज में, तभी हमने मेल पार्ट को क्या कर दिया, काट दिया। जिससे हमको सीड हाइब्रिड सीड लेना था जिस पेड़ से, उसके मेल पार्ट को हटा दिया, उसके बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट को हटा दिया, और इसी को क्या बोल देते हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज क्या है, इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ स्टेमन जो कि क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि अगर मैंने ये स्टेमन हटाया ही नहीं होता तो इसी के स्टेमन से इसी के पॉलन पर स्टिग्मा पर यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता, जबकि मैं क्या चाह रहा था, यहाँ पे जो मुझे सीड मिले वो हाइब्रिड मिले, उसके लिए मुझको यहाँ का स्टेमन हटाना पड़ेगा इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से। वही क्या है, वही उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इमैस्कुलेशन बोल देते हैं। ठीक है जी, अब यूँ समझिए, यहाँ से इसके स्टिग्मा से, सॉरी इसके स्टेमन से इसके स्टिग्मा पर क्या आया, पॉलन ग्रेन आ चुका है, पॉलन ग्रेन आ चुका है। ठीक है, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद क्या बना, यहाँ पे सीड बना। ठीक है, सीड बना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने जैसे ही इसके स्टिग्मा पे इसके पॉलन पे आया, सीड आया, अब कहीं दूसरे पेड़ से इसके स्टिग्मा पर पॉलन, किसी दूसरे पेड़ से भी इसके स्टिग्मा पर पॉलन आ सकता था। ठीक है, जब तक ये पॉलन, इस प्लांट का पॉलन रिलीज नहीं हो जा रहा है तब तक मैं क्या करूंगा, इसको ढक के रखूंगा ताकि किसी दूसरे पेड़ का पॉलन इस पर, इसके इस वाले पेड़ के स्टिग्मा पर आके ना गिर जाए। इसी को हम बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग। बैगिंग करने से हमने क्या किया, हमने प्रिवेंट किया दूसरे पेड़ के पॉलन को, जिस प्लांट से हमको सीड चाहिए उसके स्टिग्मा पर गिरने पर हमने दूसरे पेड़ के पॉलन को अपने पेड़ के बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरने से क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, तो हमने बैगिंग की। ठीक है, और इस बैग पर जो हमने बैग लगाया, पॉलीथीन बैग लगाया इस पेड़ पर, और उस पर हमने एक टैग लगा दिया।
एक टैग लगा दिया, ऐसे मैंने एक पेपर लगा दिया उस पर, और उस पर अपना क्या लिख दिया, नाम लिख दिया, कैसा एक्सपेरिमेंट किया वो लिख दिया, और उस पर लिख दिया कि फलाना फलाना एक्सपेरिमेंट इज डन बाय दिस मैन, और किस लिए किया गया है वो लिख दिया। मतलब मैंने उस पर अपना सारा लिखा चिट्ठा लिख के चिपका दिया कि भैया इस पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, इसके टैग को, इसके ये जो बैग है इसको आपको खोलना नहीं है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, सबसे पहले काम मैंने एंथर को हटा दिया, स्टेमन को हटा दिया, मेल पार्ट को हटा दिया। अब इस पे क्या बचा, इस पे केवल फीमेल पार्ट बचा। अब फीमेल पार्ट को मैंने ढक दिया ताकि दूसरे प्लांट का पॉलन आके गिर ना जाए। अब मैंने देखा कि इस प्लांट का जो फूल है अब वो विकसित हो चुका है, अब विकसित हो चुका है और मटर का सीजन आ चुका है, मटर का सीजन आ चुका है, मतलब अब मटर रिप्रोडक्शन करेगी और नया मटर जनरेट करेगी। जैसे सीजन आया मैंने क्या किया, इसके स्टिग्मा को खोला, और जैसे ही खोला वैसे इसके यहाँ से स्टेमन से इसका स्टिग्मा पर जाके फ्यूजन हो गया और हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग जनरेट हो गई। तो मैंने क्या किया, इमैस्कुलेशन, सबसे पहला काम किया इमैस्कुलेशन, देन बैगिंग एंड देन टैगिंग, और इसी से हमने एक हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग जनरेट की। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हमने किया वो ऐसे किया। चलिए जी, अब मैं आपको इसको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। चलिए जी, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने दो कैरेक्टर्स लिए, टॉल कैरेक्टर और एक डॉर्फ का कैरेक्टर। यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया और यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया, ठीक है, दोनों जगह बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लिया मेल पार्ट और यहाँ से चाहिए था मुझको फीमेल पार्ट। अब सुनिएगा, जिस पार्ट से मुझको फीमेल पार्ट चाहिए वहीं से मुझे सीड मिलेगा, ठीक है। यहाँ का तो मेल पार्ट चाहिए और यहाँ का फीमेल, तभी तो मैं फ्यूजन करा पाऊंगा। एक जगह का मेल और एक जगह का फीमेल मिलेगा तभी तो क्रॉस होगा। जिस जगह से मुझको फीमेल पार्ट चाहिए था उस जगह से मुझको क्या करना पड़ेगा, मेल पार्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मेल पार्ट को नहीं हटाऊंगा तो इसी के मेल पार्ट से इसी के फीमेल पार्ट पर फ्यूजन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, और मुझको फीमेल पार्ट से तो सीड मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिमूव्ड मेल पार्ट, और यही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। यही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है, ठीक है जी। चलिए, अब इमैस्कुलेशन मैंने कर दिया, यहाँ से मेल पार्ट को हटा दिया। अब जैसे समझिए, ये फ्लावर था हमारा, ये फ्लावर था हमारा, ठीक है। इस फ्लावर में हमने क्या रखा, इस फ्लावर में अब हमारे पास केवल क्या बच चुका है, ये बच चुका है फीमेल पार्ट, ये बच चुका है केवल और केवल फीमेल पार्ट, और यहाँ पे मेल पार्ट। इसमें से मैंने मुझको क्या मिला है, इसमें मुझको एक ऐसा फ्लावर था, यहाँ पे एक ऐसा फ्लावर था जिसमें मेल पार्ट के साथ साथ क्या प्रेजेंट था, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट था, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ से जो पॉलन निकला, यहाँ से जो पॉलन निकला वो मैंने क्या किया, इस पे फ्यूज करवाया, पॉलन इस पे फ्यूज करवाया, ठीक है। और यहाँ से क्या जनरेट किया, इस प्लांट से हाइब्रिड सीड जनरेट किया, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी को एक बार फ्यूज करवाया तो क्या जनरेट हुआ, हाइब्रिड सीड जनरेट हुआ। अच्छा जरा सोचिएगा, इमैस्कुलेशन करने के बाद मैंने इस पर एक बैग लगा दिया होगा ताकि दूसरे प्लांट का पॉलन आके गिर जाए। इस बैग में मैंने एक टैग भी लगा दिया होगा, एक टैग लगा दिया होगा, ठीक है, ताकि इस पर कोई और एक्सपेरिमेंट इस प्लांट पर ना करके चला जाए, ठीक है। तो इसको बैगिंग टैगिंग भी बोलते हैं, खैर वो बात अलग है। मैंने इस पॉलन को उठाया और इस फीमेल पार्ट पे, अब मैंने क्या उठाया, वो पॉलन अपने आप जाके इस पे फ्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ से इस प्लांट पर किसी और का पॉलन आने का चांस नहीं था, तो इसी प्लांट का पॉलन आके यहाँ पे गिरा और क्या बना, हाइब्रिड सीड। अब हाइब्रिड सीड को मैं क्या करवाऊँगा, ग्रो करवाऊँगा। हाइब्रिड सीड जब ग्रो होगी तो क्या बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा, और यही क्या होगी, फर्स्ट जनरेशन है। अब सोचिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराओ, यही क्या बनी, हमारी फर्स्ट जनरेशन बनी, फर्स्ट जनरेशन। इसी को हमने नाम दे दिया F1 जनरेशन। इसको उतार लीजिएगा, कैसे हमने इमैस्कुलेशन बैगिंग टैगिंग की, ठीक है। चलिए, अब यूँ देखिए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, हाइब्रिडाइजेशन हमने करवा दिया। अब हम तीसरा काम करवा रहे हैं। तीसरा काम क्या था, सेल्फिंग ऑफ
हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये देखिए फर्स्ट जनरेशन बन चुकी है, F1 सीड बन चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लांट बना ये फर्स्ट जनरेशन था, अब ये भी ग्रो करेगा। अब ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा और ग्रो करके क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, ग्रो करके सीड बनाएगा। अब ये सीड क्या करूँगा, मैं सीड इसी प्लांट का सीड बो दूंगा, जो फर्स्ट जनरेशन का जो सीड था मैं उसको क्या कराऊंगा, उसको ग्रो कराऊंगा, उसको ग्रो करा के नया प्लांट बनाऊंगा, नया प्लांट बनाऊंगा। और ये प्लांट क्या होगा, ये प्लांट होगा सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। अच्छा, ये प्लांट जब ग्रो किया तो ग्रो करके जब सीड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, सेल्फिंग से बनाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल पॉलिनेशन नहीं करवाया है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करा तो उसने सीड कैसे बनाया, सेल्फिंग से बनाया। तो जो F1 सीड बना मैंने इसको ग्रो करवाया, इसने फिर से प्लांट बनाया, और जो प्लांट बना वो भी क्या करेगा, वो फिर से ग्रो करेगा, ग्रो करके क्या बनाएगा, ग्रो करेगा और सेल्फिंग करेगा, उसके साथ साथ ग्रो होने के साथ साथ सेल्फिंग करेगा, और सेल्फिंग करके फिर से नया प्लांट बनाएगा। और जो ये नया प्लांट होगा ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड जनरेशन हो जाएगी, थर्ड जनरेशन, जिसको मैंने क्या बोल दिया, F3 जनरेशन, ठीक है। चलिए, तो मैंने ऐसे सेल्फिंग करा करा के नई जनरेशन बना लेनी थी। चलिए भैया, तो यहाँ तक हो गया आपका जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने कैसे मेंडल ने हाइब्रिड सीड्स को जनरेशन किया और कैसे उनका आगे आगे प्रोसेस किया, हमने इस चीज़ों को समझ लिया। अब अगली क्लास में मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ऐसे उन्होंने हर प्लांट पे किया, फर्स्ट जनरेशन बनाई, सेकंड जनरेशन बनाई, उस फर्स्ट जनरेशन की सेल्फिंग करा के सेकंड जनरेशन बनाई, सेकंड जनरेशन में फिर से सेल्फिंग कराई, थर्ड जनरेशन बनाई, तो ऐसे उन्होंने काम किया। चलिए आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, बहुत लंबा लंबा वीडियो बन रहा है यार, 1 घंटा 10-20 मिनट का वीडियो हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छी चीज़ें सीखनी है तो समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, और देखते रहिए ये चैनल स्टडी बेस्ट 41, ठीक है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got